ओके, चलिए देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। द चैप्टर थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है? बॉन्डिंग मीन्स क्या होता है? जुड़ना। जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं तो फ्रेंड सर्कल में बैठे होंगे, तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो किसका बॉन्ड होगा? फ्रेंड का बॉन्ड होगा। ठीक है, आपके और मदर्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किसका बॉन्ड बनता है? मदर्स का डॉटर के प्रति। ठीक है, सन का जो है आपका फादर के प्रति। तो जो बीच में बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट है उनके बीच भी एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, बिना बॉन्ड के कोई भी केमिकल हो या कोई भी एलिमेंट हो या कोई एटम हो, वो ऐसे हवा में नहीं लटकेगा, हवा में ऐसे नहीं झूलेगा, उसके बीच एक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सबको समझ में आया? तो देखो, चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले आपको किस टॉपिक पर, किस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है? ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आपको क्या आना चाहिए? केमिकल बॉन्डिंग और इसके टाइप्स कितने होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर इन प्रकारों में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या क्या उनका ओरिएंटेशन है, क्या क्या उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे वो वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसी में ही पढ़ना है मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर। एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था एमओटी का। ठीक है, उसी में इसमें पढ़ेंगे। जैसे अभी तक आप लोग एलिमेंट का पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स का करते थे, छोटे छोटे एटम्स का करते थे, लेकिन इसमें किसका करेंगे? मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बीच क्या क्या बॉन्डिंग होगी, क्या क्या उनका नेचर होगा, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल है तो वो कैसे बना, सबसे पहले अगर इस धरती पर आया तो कैसे 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 ज्वाइंट हुआ, फिर ज्वाइंट होकर उसने कैसे यूनिवर्स को बनाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको कि इस टॉपिक में आपको पहले पढ़ना क्या है। सारे बच्चों को समझ में आया? सबको समझ में आया? मैंने आपको कल एक वर्क दिया था, होमवर्क। वो होमवर्क क्या था? होमवर्क क्या था आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कहां से कहां तक लर्न करना था? 1H1 से लेकर कहां तक? जिंक तक। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो? सबने वर्क करा है होमवर्क? सबने कॉपी पर मेंशन कर लिया? कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं लिखा? सबको समझ में आया ये? अगर ये नहीं आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आप जो है चैप्टर थर्ड बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हुई तो कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफबाउ के रूल से आना चाहिए। आफबाउ का रूल क्या है? आफबाउ का रूल क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आफबाउ रूल। या फिर आपका लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना या जाना, वो क्या कहलाता है? आपका आफबाउ रूल्स कहलाता है। ठीक है, पावली ने क्या बताया था? कल लिखवाए हैं अभी। पावली ने क्या बताया था? किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याएं इक्वल नहीं हो सकती हैं, यही उन्होंने बताया था। फिर एक रूल बताया था आपको, हुंड्स रूल। हुंड ने क्या बताया था? हुंड ने क्या बताया था? सारे ऑर्बिटल में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फिर भी बचता है तो आप रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज में सारे इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल्ड करेंगे। ये रूल किसने बताया? हुंड ने बताया। इतनी बात सबको सेकंड चैप्टर में समझ में आ गई? सेकंड चैप्टर में आपको सबका रूल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्वांटम नंबर आपको निकालना आना चाहिए। क्वांटम नंबर सारे बच्चों को निकालना आ गया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्वांटम नंबर अभी भी निकालना नहीं आया? सारे बच्चों को आ गया? थर्ड चैप्टर पे चले, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर पे चला जाए सारे बच्चे? चलिए ठीक है, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग
पहले तो इसके हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ये बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली आपके 11th और 12th में जो आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें आपके सिर्फ 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स में बनते हैं। ठीक है, पहला टाइप्स इसका क्या आता है, किसी ने पढ़ा है? पहला टाइप है इसका इलेक्ट्रोबॉन्ड। कभी आपने इसका नाम सुना है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए। हिंदी में भी लिख दिया जाए, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी पूछते हो, और जब हिंदी पूछा जाए तो हिंदी में बोला जाता है इसको क्या? विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, अब कुछ याद आया किसी को? किसी को रिकॉल हो रहा है कि क्या है? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कोई राइट नहीं करेगा अभी, हम आपको लिखने का समय देंगे। आर्यन, डोंट राइटिंग। ठीक है, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट से कुछ आइडिया लग रहा है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ फीलिंग आ रही है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रो जैसा वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अच्छा, यहाँ देखो एक वर्ड आ रहा है वैलेंट। वैलेंट मीन्स क्या होता है? वैलेंट मीन्स क्या होता है? कभी ये कॉन्सेप्ट सुना है आपने? वैलेंसी पढ़ा है कभी आपने? क्या होता है वैलेंसी मीन्स? वैलेंसी मीन्स क्या होता है? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? कई बार आप लोगों को बता चुके हैं सेकंड चैप्टर में। कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? है? 4 चैप्टर पढ़ा रही है? 4 चैप्टर पढ़ा रहे हैं मतलब ये नीट का 3rd चैप्टर है। किसमें? बुक से नहीं, नीट का सिलेबस है बेटा ये आपका, 11th की क्लास नहीं है। कहा? ये आपकी नीट की क्लास है, ये नीट का सिलेबस है। नीट में ये चैप्टर 3rd है आपका, 4th नहीं है। 4th आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये 11th की क्लास है, 11th का ये 4th चैप्टर है। बुक से मैच कर रहे हैं? 11th की बुक से 4th चैप्टर है ये 11th का, लेकिन ये नीट का 3rd चैप्टर है। ये 11th की क्लास नहीं चल रही है आप लोगों की। काहे की क्लास चल रही? नीट की क्लास चल रही। तो नीट के सिलेबस में पहला चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर कौन सा है आपका? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो 11th की बुक है, 11th की बुक में चैप्टर नंबर 4 है। समझ में आया? कंफ्यूजन खत्म फ्रेंड्स? सबको कंफ्यूजन खत्म हो गई? ये 11th चैप्टर में ये 3rd नहीं 4th चैप्टर है, लेकिन ये नीट का 3rd चैप्टर है। और आप नीट की सिलेबस में बैठे हैं, नीट की क्लास में बैठे तो वही सिलेबस पढ़ेंगे ना। ठीक है, चलो बात हो रही थी वैलेंसी की। वैलेंसी बताइए क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है, देखिए जैसे ये मैंने लिखा 1H1। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां जाते हैं? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही उस एटम का क्या होता है? संयोजकता होता है या वैलेंसी होती है। इसको कई बार आपको बता चुके हैं। अगर वैलेंसी नहीं आता है तो आप फिर इलेक्ट्रोवैलेंट वाला बॉन्ड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? जब भी किसी एटम का, ठीक है, किसी एलिमेंट का, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उसके लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह उस एलिमेंट का क्या होता है? संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। समझ में आया?
और जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट में सारी कहानी आपकी वैलेंट बॉन्ड पर है। अगर वैलेंट बॉन्ड आप नहीं निकाल पाएंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं समझ में आएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यहां पर देखिए, अब जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट की बात हो रही, मैंने यहां पर बताया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा आपका, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, दो चीज होगा। आपको सिर्फ इतना ही रखना है, जहां पे इलेक्ट्रो की बात आए वहां पर आपका प्लस और माइनस माइंड में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, इतना बात सिर्फ अपने दिमाग में आप रख लीजिए कि जहां भी इलेक्ट्रो की बात होगी, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, वहां पे आपको प्लस और माइनस ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, ठीक है, डोनर है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, सबको पता है। और जो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, सबको पता है। क्लियर है? अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देख लिया जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं अपने घरों में, क्या यूज करते हैं, सोडियम साल्ट यूज करते हैं। कैसे बनता है, सोडियम का सॉल्ट कैसे बनेगा, जब यहां पर क्या होगा, Na मिला होगा प्लस Cl मिला होगा। ठीक है, क्या मिला होगा, जब Na मिला होगा और Cl मिला होगा। अब यहां पर देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, सोडियम का हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। कितना आएगा, 2,8। आज तुम लोग बोल नहीं रहे हो बिल्कुल, है 2,8,7। आगे क्या दे रहा है आपका, Cl। Cl का क्या हो जाएगा, Cl का क्या हो जाएगा, 2,8,1। ठीक है, Cl का क्या हो जाएगा, 2,8,7। ठीक है, अब यहां पर देखिए सोडियम क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Cl को देगा। तो देखो जब इसने दिया तो बीच में एक इसके बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर देखिए ये सोडियम हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, पेन मत चलाइए अभी। इसके बाद ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को देगा। क्लोरीन को देगा तो यहां पर देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और Cl ने क्या करा है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जहां पर आपको जैसे NaCl माइनस, अगर जहां पर आपको प्लस और माइनस दोनों में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा आपका, इलेक्ट्रो बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, विद्युत संयोजी बंध की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, और यही एग्जाम में आता भी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना है आप लोगों ने कभी, लुईस स्ट्रक्चर कभी देखा है आप लोगों ने, लुईस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लुईस स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने। लुईस ने क्या बताया था, लुईस ने क्या बताया था, ये लुईस स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ये जो हमने डॉटेड डॉटेड बनाया है सोडियम का और ये Cl का, ये लुईस स्ट्रक्चर है। क्या है ये, लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया सबको, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, समझ में आया सबको, मयंक समझ में आया आपको, रिलैक्स है आज, चलो ठीक है। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चे लेट में आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रो बॉन्ड समझ में आया, अगर ये नहीं आया तो अभी आप बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, आगे आप बॉन्ड नहीं निकाल पाओगे, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाओगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे वाली क्लास नहीं समझ में आएगी, अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। सबको आ गया,
सारे बच्चों को नोट करना है, नोट कर लीजिए 5 मिनट में। लिखवाएंगे, सारी चीजें लिखवाएंगे। नहीं, चलो लिख लो। अच्छा क्या? रासायनिक बंध और आणविक संरचना, ये 11th क्लास का 4 चैप्टर है बेटा। ठीक है, 11th में जितने बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, 4 चैप्टर है आपका ये। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना, ये चैप्टर का नेम है भाई, चैप्टर 4, रासायनिक बंध और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हेडिंग लिख लिया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा परिचय। हाँ, हेडिंग है परिचय, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लेंगे इसका। लिखिए, रसायन विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में रसायन विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड की निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण, रसायन विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड का निर्माण निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। लिख लिया? देखिए, देखिए कैसे यूनिवर्स बना। सबसे पहले एटम बना होगा कोई, ठीक है, एटम के बाद क्या बना होगा, कोई मॉलिक्यूल बना होगा, मॉलिक्यूल से फिर क्या बना आपका, मैटर बना, और मैटर के बाद आपका यूनिवर्स बना। समझ में आया? ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, परमाणु, फिर अणु, फिर द्रव्य, फिर ब्रह्मांड। यूनिवर्स में सारी की सारी कंट्रीज आ जाती है, दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ब्रह्मांड द्रव्य से बना है, ब्रह्मांड द्रव्य से बना है, ब्रह्मांड द्रव्य से बना है, जिसका निर्माण, ब्रह्मांड द्रव्य से बना है जिसका निर्माण भिन्न यौगिकों से हुआ है, भिन्न यौगिकों से हुआ है,
यौगिक में समान अथवा यौगिक में समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक में परमाणु तथा द्रव्य में अणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उन्हें बंध या बॉन्ड कहते हैं। उत्तरदायी होते हैं उन्हें बंध या बॉन्ड कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया बंधन या बॉन्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, पॉलिंग के अनुसार एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है जिसकी शक्ति के कारण बना परमाणुओं का झुंड लिख लेंगे। परमाणुओं का झुंड इतना स्थायी होता है कि वह स्वतंत्र इकाई माना जा सके। स्थायी होता है कि वह स्वतंत्र इकाई माना जा सके। नेक्स्ट लाइन से, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल
बंध कहलाता है, बंध या बॉन्ड, बंध कहलाता है, अथवा अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधे रखने में उपस्थित परमाणुओं को बांधे रखने में उत्तरदायी बल बंध या बॉन्ड कहलाता है, बंध या बॉन्ड कहलाता है। किसी का छूटा तो नहीं? चलो बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे वैलेंसी। क्या डालेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया क्या, जैसे आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, ठीक है, कितना आएगा? ठीक है, किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, जैसे अभी हमने किसका किया था? सोडियम का। ठीक है, किसी का भी आप कर लीजिए, तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ठीक है, और संयोजकता क्या होती है? देखो, कोई भी एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, उसको क्या बोला जाएगा? वैलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वैलेंट इलेक्ट्रॉन, या इसे हिंदी में बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन कोई बोले या बोले आपसे वैलेंट इलेक्ट्रॉन, तो आपको तुरंत अपना दिमाग कहां ले जाना है? सबसे लास्ट वाले सेल पर। जो आगे के जितने भी फुलफिल्ड होते हैं वो हमेशा ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं, उनको कभी आप एक इलेक्ट्रॉन्स को टच भी नहीं कर सकते, आप निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, और सारी केमिस्ट्री, सारी कहानी हमेशा किस पे बनती? जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को आप बहुत इजीली निकाल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन, इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? तो देखिए, किसी भी एटम का, ये एटम भी है और ये क्या एलिमेंट भी है, तो चाहे आप एलिमेंट बोलिए, एटम बोलिए, तत्व बोलिए या परमाणु बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, वह उस एटम का क्या होता है? वैलेंसी होती है। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको वैलेंसी अभी नहीं समझ में आई कि वैलेंसी क्या है? सबको आया? हेडिंग लिखेंगे वैलेंसी। लिखिए, वैलेंसी या संयोजकता। एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। बोला जाए, लिखिए, किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है,
एक परमाणु से संयोग करती है। नेक्स्ट लाइन से, किसी तत्व की बंधन क्षमता, किसी तत्व की बंधन क्षमता, किसी तत्व की बंधन क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। ये सबसे छोटी डेफिनेशन है, उसकी संयोजकता कहलाती है। एग्जाम्पल नोट करना है किसी को? एग्जाम्पल नोट करना है, कर लीजिए। सबको वैलेंसी समझ में आई कि वैलेंसी क्या है? भूलेंगे तो नहीं। वैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर मेरे मुंह से कभी निकला कि वैलेंट इलेक्ट्रॉन, तो आपको कहां अपना दिमाग ले जाना है? सबसे लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, छोटे छोटे से टर्म है, छोटे छोटे से एकदम मीनिंग है। अगर आप ये माइंड से स्लिप हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैलेंसी कौन सी है, संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, चाहे किसी का भी लिख लीजिए, क्लोरीन का लिख लीजिए, सोडियम का लिख लीजिए, मैग्नीशियम का लिख लीजिए। हाँ, कार्बन का है, बताया जाए। आर्यन हो गया? चलो देखो अगला क्या टॉपिक है। वैलेंसी सबको समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब ये भी सेम है, सही है, ये भी सही। जैसे आपने, हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। 1s2 2s2 2p4, आप ऐसे करेंगे तो भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 4। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना जाएगा? 4। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया? और कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट है? चलो अगला टॉपिक चले। अगला टॉपिक चले, अगला टॉपिक चले। देखो यहीं पर एक चीज है जो विश्वनाथ ने क्वेश्चन करा है। किसी को समझ में आया विश्वनाथ का क्वेश्चन? विश्वनाथ का क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्या समझ में आया? देखो यहीं पे दोनों बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, यहीं पे दोनों चीज समझ लीजिए। वैलेंसी मीन्स क्या होता है? संयोजकता। सिमरन समझ में आ रहा है? और ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। देखो यहीं पे दोनों चीज समझ लो, टॉपिक आ गया है। तो इन्होंने कहा कि जैसे मैंने कार्बन लिखा, कार्बन का हमने कितना लिखा? एटॉमिक नंबर 6, और हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो 2 4 करा। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अगर इसी को हम sp-df से किया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर sp-df से करा जाएगा तब इसकी वैलेंसी कितनी होगी। यही क्वेश्चन है विश्वनाथ आपका। ठीक है, तो ये आप बाउ के रूल से आप फिल करेंगे। ठीक है, और वैलेंसी अगर आपको निकालनी है तो आप बोर के नियम के अनुसार निकालेंगे। समझ में आया? आप कार्बन को देखें, कार्बन कभी भी 2 बॉन्ड से नहीं जुड़ता। ठीक है, आप बाउ के रूल से कार्बन में कभी क्या 2 बॉन्ड होते हैं? कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। क्यों 4 बॉन्ड रखता है? क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 4 बॉन्ड भी बनेंगे। अगला टॉपिक यही है जो विश्वनाथ ने क्वेश्चन करा। ठीक है, अगला टॉपिक यही है। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। लेकिन देख लो, अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखने से पहले देखो यहीं पे ये रूल समझ लो। निकालने के लिए आता है, क्वेश्चन में आता है कि किसी भी एटम का वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
ठीक है, कभी कभी प्लस माइनस में दे देता है, कभी कभी ऐसे न्यूट्रल दे देता। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि कैसे होगा। हमने एक दिन आप लोगों को बताया था क्या, 1H1 से लेकर आप कहां तक चले आइए, कार्बन तक। कार्बन तक चले आएंगे तो आपको कोई रूल नहीं लगेगा यहां तक, ठीक है। कार्बन तक कोई रूल्स नहीं लगता, ना वैलेंसी में ना ही ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। अब जैसे हम 7 पे जाएं, 7 क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2,5। क्या आपने कभी देखा है कि नाइट्रोजन जो होता है ऐसे ये 5 बॉन्ड से जुड़ता है, 5 बॉन्ड से जुड़ता है, अपवाद है। हाँ, यही रूल लगेगा। एक दिन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर ये जो है कभी इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे कभी ज्वाइंट नहीं होगा ये। क्यों, उसके लिए एक रूल लगता है। रूल क्या लगेगा आपका, रूल कौन सा लगेगा, 8 - n, और ये n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गया है वो n की क्या है, वैल्यू है। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, 8 - 5, आंसर कितना आ जाएगा, 3। आप कभी देखेंगे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन क्या होता है, 3 बॉन्ड से जुड़ता है। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन क्या होता है, 3 बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर देख लीजिए ये रूल लगता है कहां से, 7 से। और ये रूल कब तक लगेगा, जब तक लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 8 तक ये रूल लगेगा। 8 के आगे 9, 10 कभी किसी का जाता नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो किसी में 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ऑक्सीजन का निकाल लिया जाए, अगर ऑक्सीजन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2, 6। अगर यहाँ पे रूल रख रहे हैं तो 8 - 6, आंसर कितना आएगा, 2। आप देख लीजिए ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। ये चीज सबको समझ में आई। यहाँ पर देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पे 2, 3। तो यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, लेकिन यहाँ पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं ना 5 में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के अकॉर्डिंग रहते हैं। ये अंडरस्टूड होता है, जब हमको जरूरत पड़ेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तब हम नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अगर नहीं जरूरत है तो हमें पता होता है कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पेयर्स में ये रहते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देख लो यहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लो, ठीक है। जैसे यहां पर आपने निकाला किसका, नाइट्रोजन का क्या रखा, 2,5 निकाला आपने। यहां पर आपने रूल क्या रखा, 8 - n का, तो निकली क्या आपकी वैलेंसी निकली। अगर यहां पर इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, n - 8 कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 5 रख देंगे। आंसर कितना आएगा ये, -3। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है तो आप कितनी बताओगे, -3। समझ में आया सबको। इसी तरह आप जो है किसका निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का, 2, 6 होता है, वैल्यू रख दीजिए 6 - 8, आंसर कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। आप ऑक्सीजन कभी भी देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर या तो ऐसे डबल माइनस लगा होगा या तो ऐसे लिखा होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है। क्यों होती है -2, क्योंकि वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, समझ में आया सबको। अब यहां देखो 6 है इसके इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करने लग जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने लग जाएगा,
ठीक है, तब ये फिर क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं, परमानेंट होना चाहते हैं। ठीक है, परमानेंट तभी होंगे जब उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल यही है कि जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखिए, सबसे लास्ट में एक जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप है जिसको नोबल गैसेस आप कहते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन, रेडॉन। वो कभी किसी से रिएक्शन करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, कभी किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। मेंडलीफ ने इसलिए उनको एक अलग ग्रुप में रखा है जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें। समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आई, दोनों कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए कि वैलेंसी क्या होती है, और अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन आएगा वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा सबका, और वो पूरा कंपाउंड फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आ जाएगा H2SO4 में, चलो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। समझ में आया? तो वहां पर अगर हाइड्रोजन का आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं मालूम है और ऑक्सीजन का नहीं मालूम है तो आप नहीं निकाल पाओगे, और वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। समझ में आया? हाइड्रोजन का +1, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। और हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? अगली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड या बंधों के प्रकार। अगली हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड के प्रकार। बंधों के प्रकार, देखो बॉन्ड्स कई टाइप्स के होते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है और कोवैलेंट पूछा जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर टफ पेपर करना होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड पूछता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट भी बहुत इजी होता है, उसमें आप बिल्कुल इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे, कौन प्लस चार्ज है कौन माइनस चार्ज है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं किस पे, कोवैलेंट पे बनते हैं। कोवैलेंट से ज्यादा आप जब इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में एक कंपाउंड पूरा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बड़े बड़े से कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उनका आपको IUPAC नाम निकालना पड़ेगा, उनका आपको जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर समझ लेंगे कि कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। अगर नहीं समझ में आए तो इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ये चीज समझ में आई सबको? चलिए पहली हेडिंग लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट। ये आज एक भी मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? इलेक्ट्रोवैलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बंध। क्या होता है विद्युत संयोजी बंध? अभी जस्ट बताया आपको विद्युत संयोजी बंध क्या होता है। अब आप लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है विद्युत संयोजी बंध। सोडियम का साल्ट आप लोगों ने देखा है, ठीक है, फिर से देख लीजिए जो बच्चे पीछे लेट में आए हैं। ठीक है, सोडियम का साल्ट देखा है आप लोगों ने, जो घरों में आप लोग नमक खाते हैं। अच्छा चलिए एक चीज बताइए,
आप लोगों के घरों में नमक आता है ना, सब लोगों के घर में सॉल्ट अलग अलग होगा। अगर आपको प्योर सॉल्ट देखना है तो कैसे देखोगे? आपके घर का प्योर सॉल्ट है या नहीं है, उसका टेस्ट कैसे करोगे? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, घर में सभी के नमक खाया जा रहा है, अगर आपको टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करोगे कि ये नमक हमारा जो हम खा रहे हैं ओरिजिनल है या नहीं? हाँ, कण नहीं, दोनों नमक घुल जाएंगे, प्योर वाला भी इम्प्योर वाला भी, दोनों नमक घुलता है, लोग खाते भी हैं। कोई उसमें चिटकापन रहता है? कुछ नहीं रहता है नमक में। कोई बताया, हमने कई बार बताया है, हमेशा बताते रहते बच्चों को। आपके घरों में जो नमक आता है आप उसका इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्योर है कि इम्प्योर है। जब भी आपके घरों में नमक आए अपना हैंड वॉश करिए आप, ठीक है, बहुत अच्छे से हैंड वॉश करिए और बिल्कुल टॉवल से उसको सुखा लीजिए। बिल्कुल पानी की एक भी बूंद आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, नमी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क्या करिए, एक चम्मच जो है क्या करिए अपने हाथ पर नमक रख लीजिए और उसके बाद उसको पलट दीजिए। पलटने के बाद अगर नमक के सारे पार्टिकल जो छोटे छोटे से इसके क्रिस्टल्स हैं वो अगर वो सारे के सारे नीचे गिर जा रहे हैं, आपका हाथ बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है, उस पे एक भी डस्ट नहीं है, तो आपका नमक बिल्कुल प्योर है। अगर डस्ट चिपकती है, व्हाइट व्हाइट सा अगर डस्ट हाथों में चिपकता है आपके, तो आपका नमक क्या है? इम्प्योर है। ऐसे आप नमक का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज मिलावट चल रही है, हल्दी में चल रही है, ठीक है, और ये जो जीरा वगैरह आ रहा है इसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट है, काली मिर्च में मिलावट है, ठीक है, हर चीज में मिलावट है। आप अरहर की दाल देख लीजिए, कई टाइप्स की अरहर की दाल आ रही, उसमें भी मिलावट है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आप प्योर कोई चीज खा रहे हैं मार्केट की, तो मार्केट की कोई भी चीज प्योर नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आज जाके आप नमक का टेस्ट कर लीजिएगा अपने घर में। जो प्योर नमक होता है वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, छोटा छोटा बिल्कुल। आप कभी बारीकी से अलग करके उसका एक पार्टिकल देखेंगे, बहुत छोटा सा क्रिस्टल जैसा पार्टिकल जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। वही नमक आपका प्योर। और जिसमें डस्ट होती है, गंदगी होती है, वो आपके धूल जैसा हाथों में चिपक जाएगा, ठीक है। करके आप लोग देख लीजिएगा अपने घर पे। सबको समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर देख लेंगे, सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम का क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे 281, ठीक है। सोडियम का हम क्या कर लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं पर है क्या? Cl, Cl कितना होता है? 287, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो इनके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनके पास, तो इनके पास भी 8 हो जाएंगे, इनके पास भी 8 हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। दोनों के बीच एक बॉन्ड काम करेगा, और वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? क्योंकि देखो इस चीज को समझो, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तभी नेक्स्ट वाला नहीं समझ पाओगे। किसने इलेक्ट्रॉन दिया है? सिर्फ सोडियम ने दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको, सिर्फ सोडियम ने दिया है, लेकिन Cl ने क्या करा है? कोई इलेक्ट्रॉन अपना इनको दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इनके ऊपर माइनस चार्ज, और जिसने दिया है उसके ऊपर प्लस चार्ज। सबको समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? हेडिंग लिख लेंगे, बंधों के प्रकार या टाइप्स ऑफ बॉन्ड लिखेंगे इसमें। तो लिख लो, बंधों के प्रकार में यही लिखना है भाई, पहली हेडिंग यही है, लिखिए। रासायनिक बंधों या केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखिए फर्स्ट हेडिंग, अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध। अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध। लिख लिया? अब देखिए, लिखिए, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध। पहला आप लिख लेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। दूसरा लिखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं क्या? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। तीसरा लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं इसको? उपसहसंयोजी बंध। और 4 नंबर एक और होता है मेटालिक बॉन्ड, जो मेटल्स के बीच बनता है, उसको क्या बोला जाता है? धात्विक बंध। क्या बोला जाता है? धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड। धात्विक बॉन्ड लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यौगिकों में अणुओं के बीच बनने वाले बंध। यौगिकों में अणुओं के बीच बनने वाले बंध। देखो, यौगिक के बीच भी बंध बनते हैं। आपने जो अभी ये लिखे, ये अणुओं के बीच बन रहे हैं, ठीक है? इसमें लिख लीजिए पहला वंडरवाल्स बंध। वंडरवाल्स को हिंदी में वंडरवाल्स ही बोला जाता है। यौगिकों में अणुओं के बीच बनने वाले बंध, पहला क्या लिख लेंगे? वंडरवाल्स। हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ठीक है? वंडरवाल्स बंध, ठीक है? और दूसरा है इसमें क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O जो होता है आपका, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है? अब पहली हेडिंग आप क्या लिखेंगे? विद्युत संयोजी बंध। पहली हेडिंग ये ऊपर वाला रब कर दें, इधर वाला। पहला आप हेडिंग लिखेंगे क्या? विद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी को एक नाम से और जानते हैं, नाम है उसका क्या?
आयनिक बॉन्ड। इसको एक नाम से और जानते हैं, नाम क्या है इसका? आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध, आयनिक यानी इसके आयंस को डिनोट करना। आयंस क्या है? प्लस और माइनस। समझ में आया? दोनों ही लिख लेंगे आप, विद्युत संयोजी या आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट लिखेंगे इसमें। छोड़िए क्या? सिमरन बोला जाए, लिखिए परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaCl या सोडियम साल्ट। NaCl या सोडियम साल्ट। रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन लिख लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281, इसका 287 और यहां पर क्या हो गया है? 28 इसका हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसका कितना हो गया? 288। ठीक है, रिएक्शन लिख लेंगे। लिख लीजिए। ये बहुत बहुत पास पास आ गया, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे बना लीजिए आप लोग, या तो ऐसे कर लीजिए, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस, अब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये वाला लिख लीजिए। एक हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, आप उसको करके बताइए। इसको लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट। रब किया जाए, किया जाए। अगला एग्जाम्पल लिखिए। रब किया जाए ये वाला, लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया सबका?
चलो एक एग्जाम्पल अब आप लोग निकाल के बताइए। हम सबकी कॉपी चेक करने आ रहे हैं, बतिया रहे हो ना तुम लोग। एग्जाम्पल निकालो, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए और इसको आप लोग करके बताइए। MgCl2, MgCl2 करके बताइए। पहले तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, कितना होता है? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? सबको पता है Cl का अब आप इसको इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट करिए, इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। आया किसी का? आया? दिखाइए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। हमें आज सारी मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कितने Cl हैं? 2 Cl हैं। तो आप स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ कर रहे हैं? सिर्फ एक Cl का। दूसरा Cl कहाँ गया है? छुपा हुआ है उसमें, खो गया है कॉपी में। दूसरा Cl कहाँ है? इसका मतलब आपको इलेक्ट्रोवैलेंट समझ में नहीं आया अभी। नहीं। अपने एक इलेक्ट्रॉन से देगा तो इसका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा। तो मैम एक ही तो देगा ना, ये इसको एक ही की जरूरत है ना इसको। तो फिर यहाँ पे बन होगा, फिर तो इसका कैसे? यही तो माइंड लगाना है, यही तो केमिस्ट्री है इसकी, यही तो इसकी केमिस्ट्री है ना, यही तो माइंड लगाना है आपको। हाँ बेटा, आया? दिखाइए। थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, आपका तो बिल्कुल गलत है। चलिए ठीक है। अच्छा, बोर्ड पे देखिए आप लोग। देखो यहाँ पर Cl2 है, ठीक है, और Mg क्या है? 1 है। जब कोई व्यक्ति अकेला है, सेंटर में आप उसको रख दीजिए, यही करना था आपको, ठीक है। और Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितने? एक इधर रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए। Cl यहाँ पर कितने हैं? 2 Cl है। एक Cl को आप इधर रख दीजिए, एक Cl को इधर रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने इनके पास? 7। ऐसे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ होगा। अब ये देखिए, एक Mg क्या करेगा? इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। समझ में आया? अभी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आई? अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा इनके बीच? MgCl Cl। देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg ने क्या करा? यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज कैसा आना चाहिए? +2। और 2 Cl है तो दोनों Cl को इक्वल दिया, यानी एक इनको दिया, एक इनको दिया। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल दिया जाए, उसको आप लोग करेंगे? चलिए बहुत इजी सा दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले।
नोट कर लिया? चलिए एक एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का। निकालिए, कैल्शियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को शो करिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड निकालिए सारे बच्चे। क्या हुआ? अच्छा जाओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 26। ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कैल्शियम को। कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कैल्शियम का +2। और Cl ने कितना लिया है? Cl ने कितने लिए हैं? Cl ने ऑक्सीजन ने लिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने लिए हैं? तो -2। ये क्या आ गया? इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में? है कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया अभी? कौन सा? देखो, कैल्शियम है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। इसी तरह फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। तो ये कैल्शियम क्या करेगा? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। ठीक है, समझ में आया? रफ कर दिया जाए। इधर वाला भी नहीं लिखा था क्या? नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का सेकंड है। सेकंड आपने क्या लिखा था? कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है? सहसंयोजी बंध। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है सा। सा मीन्स क्या होता है? साथ। जैसे तुम लोग स्कूल में लंच लाते हो तो अपना लंच आपस में फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हो, तो ये भी क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। वहां पर क्या हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। इलेक्ट्रोवैलेंट भी क्या हो रहा था? पूरा पूरा ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को दे रहे थे, पूरा इलेक्ट्रॉन अपना। ठीक है, जैसे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप पूरा समोसा अपना दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट हो जाएगा। और कोवैलेंट क्या होगा? जब आप जो है क्या करिए, अच्छा चलो ठीक है, तुमको ज्यादा भूख लगी, तुम हमारा टिफिन कर लो। ठीक है, जिस दिन हमको भूख लगेगी हम तुम्हारा टिफिन खा लेंगे, तो ये क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मतलब शेयर करना। जैसे आप लोग अपनी चीजों को क्या करते हैं? आपस में शेयर करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल है, ये देखिए H के पास 1 इलेक्ट्रॉन और इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये अगर H इसको दे दे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, 1 भी रुपया नहीं, 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कहेंगे? इस वाले हाइड्रोजन से कहेंगे, देखो मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे रहा हूं, लेकिन जब कहीं हमको जरूरत हो तो अपना तुम ये 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर हमको दे देना।
तो दोनों के बीच में देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने शेयर करा कि जब हमको जरूरत हो तो तुम हमको दे दो इलेक्ट्रॉन, और जब आपको जरूरत हो तो हम आपको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पे देख ले, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं अपना, कंप्लीट दे रहे हैं। आपने क्या लिखा इलेक्ट्रोवैलेंट में, पूर्ण स्थानांतरण, एक वर्ड लिखा ना, पूर्ण स्थानांतरण मतलब कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीटली रूप से आप अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। लेकिन कोवैलेंट में देखो यहीं पर लिखा है कोवैलेंट मीन्स सहसंयोजी, मतलब साथ साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे और आप भी साथ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो ये क्या होगा, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, और वही बॉन्ड आपको हमेशा याद रखना है। इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, कौन सा, ये बॉन्ड बनेगा। यही इसकी पहचान है, कोवैलेंट में कभी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये बॉन्ड है तो वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे आप ऑक्सीजन का देख लीजिए, O2 का देख लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन का देख लीजिए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। जरूरत कितनी है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। उसमें से ये क्या कर सकता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है, इजिली दे सकता है। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, लोन पेयर का नहीं समझ में आया, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो लोन पेयर की शेयरिंग वहां बताएंगे। ऑर्गेनिक में, फिजिकल में लोन पेयर का कोई भी शेयरिंग नहीं है तो फिजिकल में उसको नहीं, ऑर्गेनिक में है आपका लोन पेयर का शेयरिंग, तो जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। ठीक है, अगर अभी बताएंगे तो आप टॉपिक से अलग जाएंगे। समझ में आया, चलो ये तो हो गया सेम सेम होमोजीनियस एटम का। एक लेते हैं हेट्रोजीनियस का, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया HCl का, ध्यान से देखना, और यही सबसे बदनाम क्वेश्चन है HCl। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लगता है कि H क्या होगा, लगता है ना कि H जो है प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और आप फटाक से क्या लगा के आए, चले आएंगे पेपर में इलेक्ट्रोवैलेंट। लेकिन HCl कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं होता। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए Cl को यहाँ पे जरूरत कितनी है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना इनको यहाँ दे देता है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या आप जो है, आपके पास 100 रुपया है, पड़ोसी ने आपसे मांगा 100 रुपया दे दो, क्या तुम पूरा 100 रुपया दे दोगे, ठीक है। अगर आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं तो उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि वो आपको 120 रुपया देगा, उम्मीद करेंगे आप क्या वो आपको 120 रुपया देगा। ठीक है, मयंक जो आपने आंसर दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है इस एग्जाम्पल में। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आज कोई फ्रेंड अपने घर जा रही है, उसके पास ऑटो का किराया नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है हम 10 रुपया दे दे रहे, आप अपने घर तक चले जाओ, कल आप आना तो कल आप हमको 10 रुपया दे देना। ये होता है शेयरिंग, इसको कहा जाता है शेयर। मतलब एक तुम हमको दे दो जब जरूरत पड़े तो, और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे आपको। तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन एक शर्त पे अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्या, कि हम तो अभी आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन जब हमको जरूरत हो, जब हम किसी से कंपाउंड बनाए, हम कहीं पे रिएक्शन करने जाए, तो तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमको दे देना। जब देखिए हाइड्रोजन के पास एक ऑलरेडी है पहले से, Cl अगर एक और दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हीलियम के बराबर हो जाएगा। और हीलियम क्या है, हीलियम क्या है, हीलियम क्या है, नोबल गैस है। हीलियम कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक शर्त रखता है ये, ठीक है, शर्त यही रखता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन तो देंगे, लेकिन जब तुमको जरूरत हो तो तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। ठीक है, तो बीच में एक बॉन्ड बनता है, ये है कोवैलेंट का बॉन्ड। किसका बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है,
और यही एग्जाम्पल सालों साल पूछा जाता है, चाहे 12th का पेपर हो या नीट का भी पेपर जब भी बनता है कोई एग्जाम्पल नहीं रखेगा, जब भी एग्जाम्पल रखता है HCl का रखता है, क्योंकि बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे पहले कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स रखते डिस्ट्रीब्यूट करके हम देख लें, नहीं, वो इतना सेंस ही नहीं लगाएंगे कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 0 बचेगा, और 0 मतलब 0, ठीक है, तो ये एक शर्त पे देगा ना कि आप भी हमको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तब हम देंगे आपको, तो हाँ हाँ कर देगा, तब ये अपना दे देगा, जब ये अपना दे देगा तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, सहसंयोजी का, और सहसंयोजी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना। ये बात समझ में आई सबको? हेडिंग लिखिए, सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग लिख लीजिए। 3 मिनट बचा हुआ है, लिख लीजिए, थ्योरी लिख लीजिए। लिखिए, दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की समसाझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। समसाझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे H2 का लिख लीजिए, जैसे H2 का लिख लीजिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा HCl का लिख लीजिए। कभी भी HCl में इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं पाया जाता, कोवैलेंट पाया जाता है, और यही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। दोनों एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल नोट कर लेंगे दोनों, H2 का भी और HCl का भी। H2 मॉलिक्यूल है। नो मैम, हाइड्रोजन के लिए होगा केवल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ही नहीं बचेगा अगर दे देगा तो। मैं बस इतना सर को बुला लो जाके, इसको वो करने शेप कर ले। हाँ बेटा, तभी होगा ना। नोट कर लिया सबने?